Hello everyone, I am Ahana and today we will discuss in this video about history of C, structure of C programming and C language fundamental. As we all know, C language is developed by Dennis Ritchie in Bell Lab in 1972. पर सी लैंग्वेज से पहले भी कुछ लैंग्वेजेस आए थे बट वो समझने के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट थे, जैसे कि अल्गोल 60। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 1960 में डेवलप किया था। आफ्टर दैट सी पी एल जो कि 1963 में आया था। उसके बाद बी सी पी एल जो कि 1967 में आया था। उसके बाद बी जो कि 1970 में आया था। और ये जो बी लैंग्वेज है ना, इसी को मॉडिफाई करके या इसी में कुछ चेंजेस करके सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। तो सी लैंग्वेज ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि है पॉप्स। अब पॉप्स क्या है? ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पॉप्स इज अ स्ट्रक्चर और प्रोसीजर ओरिएंटेड, मतलब इसमें सब स्टेप बाय स्टेप होता है कि स्टार्टिंग टू एंड, लाइक स्टेप बाय स्टेप। और इसमें ना टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, जैसे कि स्टार्ट हो गया और वो ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब एजुकेशन उसका ऊपर से नीचे हो रहा है, तो वो टॉप टू डाउन अप्रोच है। और इसमें ना एक सब पार्ट्स होते हैं जिसे फंक्शन कहते हैं, कि वो ना सब पार्ट में डिवाइडेड होते हैं जो कि जिसे फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी सी प्रोग्राम आर फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें ना सब पार्ट्स होते हैं जैसे कि हम फंक्शन कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स विच मेक्स इट इजी टू रीड, मॉडिफाई, डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब ये जो सी प्रोग्रामिंग है तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि हमें वो इजीली रीड करने के लिए है, देन मॉडिफाई, देन उसका डॉक्यूमेंट एंड इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए 6 सेक्शन बनाए गए हैं। So this section, basic section are responsible for the proper execution of a program. तो ये 6 सेक्शन क्या करते हैं? ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन होने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें का हमारा फर्स्ट जो सेशन है वो है डॉक्यूमेंटेशन, देन प्री प्रोसीजर सेशन, आफ्टर दैट डेफिनेशन, देन ग्लोबल डिक्लेरेशन, देन मेन फंक्शन एंड देन सब प्रोग्राम। सो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारा फर्स्ट सेशन है। तो इसमें क्या होता है? दिस सेशन कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, और इसी को हम कमेंट सेशन भी बोलते हैं। इफ़ वी वांट टू ऐड ए सिंगल लाइन कमेंट देन वी विल यूज़ द डबल स्लैश, एंड फॉर द मल्टीपल लाइन वी विल यूज़ slash star the line which we want to add as a comment, and then again star and slash। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, डबल स्लैश माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखनी थी, तो मैंने जो कमेंट में मुझे स्टेटमेंट ऐड करना है वो किया और उसके आगे मैंने डबल स्लैश लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कमेंट हो गए। आफ्टर दैट प्री प्रोसीजर सेशन। सो प्री प्रोसीजर सेशन क्या है? ऑल द हेडर फाइल्स ऑफ द प्रोग्राम will be declared in the pre-procedure section of the program। अब ये जो प्री प्रोसीजर सेशन है ये क्या करता है? ये सारे जो हेडर फाइल्स होते हैं वो हमारा प्रोग्राम में ऐड कर, जहाँ पे हम ऐड करते हैं उसे प्री प्रोसीजर सेशन कहते हैं। तो हम उसे हैश इंक्लूड से ऐड करते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे हेडर फाइल्स है, लाइक stdioh, देन maths, देन conio.h और बहुत सारे हैं। हम stdio फाइल क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें हमारे प्रोग्राम में printf और scanf यूज़ करना होता है तब हम ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट maths फॉर द maths function, when we want to use the maths function in our program we use the maths header file। then conio, तो कोनियो हम यूज़ करते हैं जब हमें गेट सी एच या क्लियर स्क्रीन जैसे फंक्शन हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने होते हैं तब। तो उसके बाद तुम्हें ये दो फंक्शन तो पता होंगे, stdio.h और conio.h। आफ्टर दैट जो हमारा थर्ड सेशन है वो है डेफिनेशन सेशन। द hash defined preprocessor is used to create a constant throughout the program।
अब हम आगे देखेंगे कि वेरिएबल में हम कांस्टेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट ऐड करने के एक टू वेज होते हैं, एक तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं या फिर हैश डिफाइन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हैश डिफाइंड लॉन्ग L1। अब हम ये जो डेफिनेशन वाला फंक्शन पार्ट है, सेक्शन है, तो ये ऑप्शनल है, अगर हमें ऐड करना होगा तो हम करेंगे, या फिर अगर नहीं किया फिर भी चलेगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक ग्लोबल डिक्लेरेशन, देन लोकल डिक्लेरेशन और भी बहुत सारे। तो उसमें से जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है वो स्ट्रक्चर में ऐड होता है। तो उसमें क्या करते हैं, द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कंटेन ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड स्टैटिक वेरिएबल। अब जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है हम किन किन पे यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल पे कर सकते हैं, फंक्शन पे कर सकते हैं, और जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स है उस पे भी कर सकते हैं। दे कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अब जो ग्लोबल डिक्लेरेशन का स्कोप है ना, वो एनीवेयर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे पूरे प्रोग्राम में हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लोकल वेरिएबल होता है वो बस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब वी कैन यूज़ एनीवेयर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है इंट n इक्वल टू 18 और वाइड ऐड। अभी नॉर्मल डिक्लेरेशन जैसे ही होता है, बट ये फंक्शन में ऐड नहीं होता। अगर हम फंक्शन में कोई वेरिएबल इनिशियल ऐड करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल हो गया, और जो फंक्शन के बाहर होता है, जो टॉप पे होता है फंक्शन के, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, मेन फंक्शन। अब विदाउट मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो देखते हैं मेन फंक्शन क्या है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। Every C program must have the main function. Operations like declaration and execution are performed inside the curly branches. अब जो C में जो मेन पार्ट होता है ना, वो मेन फंक्शन होता है। अगर हम मेन फंक्शन C प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन भी होता है और एग्जीक्यूशन भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। रिटर्न डेटा टाइप होता है और देन मेन होता है, और फिर इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट बॉडी ऑफ द मेन। मेन फंक्शन का स्टार्ट कहाँ से होता है, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से, और क्लोज कहाँ पे होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से। अब जो रिटर्न डेटा टाइप है ये क्या भी हो सकता है, लाइक इंट हो सकता है या फिर वाइड। अगर हम वाइड लेते हैं तो दैट्स मीन आवर फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और अगर हम इंट लेते हैं दैट्स मीन इट रिटर्न सम वैल्यू। देन हमारा जो लास्ट वाला सेशन है वो है सब प्रोग्राम यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर कॉल्ड इन दिस सेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम क्या है, वो फंक्शन है। उसका सिंटैक्स क्या है, रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। अगर आपको पैरामीटर देने हैं आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं देने तो आप नहीं भी दे सकते हो। और वो सेम मेन फंक्शन जैसा ही होता है, बस उसका फंक्शन नेम अलग होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंट सम इंट x कॉमा इंट y, और वो रिटर्न क्या कर रहा है x एंड y की एडिशन रिटर्न कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि हमारा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड की है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो ये जो कमेंट है ये हमारा फर्स्ट सेशन हो गया। उसके बाद इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कोनियो, ये हमारा सेकेंड सेशन हो गया। देन इंट सम इंट ये क्या है, ये जो है ना, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ यूज़र डिफाइंड, और उसमें मैंने 2 पैरामीटर्स दिए जो कि इंटीजर होंगे। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं डाले, मैंने यहाँ पे बस रिटर्न डेटा टाइप दिया है। उसके बाद वाइड मेन, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और इनिशियलाइज भी कर दिए, मतलब वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गए और उनकी वैल्यू भी मैंने इनिशियलाइज कर दिए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे मुझे अब इनकी एडिशन प्रिंट करनी है, तो मैं लूँगी प्रिंट f। देन इन डबल कोट %d किस लिए यूज़ होता है, जब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो हम %d देते हैं, प्लस %d इक्वल टू %d। अब यहाँ पे क्या होगा, %d मतलब मेरा क्या है, a है,
जो मैंने पहले वेरिएबल लिया है वो ए है, तो वो परसेंट डी में, मतलब ए की वैल्यू परसेंट डी में चली जाएंगी, प्लस परसेंट डी। अब दूसरा जो डी है वो क्या है, मेरा बी है, तो जो मैंने बी को वैल्यू दी है मतलब कि 20, वो पर सेकेंड परसेंट डी में चली जाएंगी, इक्वल टू परसेंट डी। इक्वल टू परसेंट डी क्या आएगा हमारा, इन दोनों के एडिशन, मतलब ए और बी की जो वैल्यू होंगी उनके एडिशन, मतलब हमारा परसेंट डी होगा। और स्लैशियन क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें न्यू लाइन पे ऐड करना होता है तब स्लैशियन करते हैं। अब ए कॉमा बी कॉमा सम इन ब्रैकेट ए कॉमा बी। अब सम ए कॉमा बी क्या है, ये यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है, मतलब जो हमारा सम था ना वो फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल दिया है। और यहाँ पे दो इंट, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेती बी के लिए और मैं यहाँ पे ऐड करती तो मुझे एरर दिखाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने उसके पैरामीटर में ऑलरेडी दो इंट दे दिए हैं। अगर मुझे यहाँ पे फ्लोट लेना होता तो मैं यहाँ पे भी फ्लोट ही लेती। उसके बाद मेरा जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो गया, और फिर मैंने इंट सम लिया और उसमें मैंने इंट एक्स और इंट वाई डिक्लेयर कर लिया, इंट 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 इंट। तो पैरामीटर जो लिस्ट होती है ना वो हमें प्रॉपर लिखनी होती है, कि अगर मैं यहाँ पे इंट और फ्लोट ले रही हूँ और यहाँ पे इंट इंट ले रही हूँ तो मुझे एरर दिखाएगा। मैंने अगर यहाँ पे इंट इंट लिया है तो मुझे यहाँ पे भी इंट इंट ही लेना पड़ेगा। और अभी मैंने इंटीजर लिया है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करती है, तो मुझे रिटर्न क्या करना है, एक्स प्लस वाई रिटर्न करना है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, ये मेरा आउटपुट आएगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंग्वेज फंडामेंटल। अब उसमें जो है पहला है सी कैरेक्टर सेट। अब सी कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेस। अब सी कैरेक्टर सेट क्या क्या कंटेन करता है, वो अल्फ़ाबेट्स कंटेन करता है, चाहे वो जो भी हो, अपर केस हो या लोअर केस। अब वो क्या भी हो सकता है, अपर केस से हो सकता है, लोअर केस हो सकता है। उसके बाद डिजिट, देन स्पेशल कैरेक्टर, देन वाइट स्पेस। द अल्फ़ाबेट एंड डिजिट टुगेदर आर कॉल्ड द अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अब अगर हम अल्फ़ाबेट और नंबर्स एक साथ डिक्लेयर करते हैं या फिर एक साथ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट, तो वो क्या भी हो सकता है, लाइक अपर ए बी सी केस में हो सकता है या फिर लोअर ए बी सी हो सकता है, अप टू जेड। उसके बाद क्या है, डिजिट। अब अल्फ़ाबेट वो क्या भी हो सकते हैं, अपर केस या लोअर केस, देन डिजिट, देन स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेस। सो द अल्फ़ाबेट एंड डिजिट टुगेदर आर कॉल्ड एज द अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स। अब अगर अल्फ़ाबेट और नंबर्स हम एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है वो अपर केस में ए बी सी अप टू जेड हो सकता है, या फिर स्मॉलर केस में या लोअर केस में ए बी सी अप टू जेड हो सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिजिट। अब 0 अप टू 9 जो भी हमारे डिजिट्स है वो डिजिट्स में आते हैं। देन स्पेशल कैरेक्टर, सारे स्पेशल कैरेक्टर लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कोलन, हाश, हमारे ऑल कोड्स, हमारे ब्रैकेट्स। और उसके बाद जो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है तो वो ब्लैंक स्पेस हो सकता है। न्यू लाइन के लिए जो हम स्लैशियन यूज़ करते हैं वो, देन फॉर्म फिट के लिए हम स्लैश एफ यूज़ करते हैं, देन हॉरिजेंटल टैब के लिए हम स्लैश टी यूज़ करते हैं, और वर्टिकल टैब के लिए स्लैश वी। अब हॉरिजेंटल टैब है वो हमारा टेबल में यूज़ होता है, स्लैशियन हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो मोस्टली तो हम ये दो ही यूज़ करते हैं। पर हमारी मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे जो हम स्लैश देते हैं ना वो फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं, इस वजह से हमारा कोड अच्छे से रन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है ना वो बैक स्लैश यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम टोकन वाला पार्ट लेंगे। होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।